गुड मॉर्निंग। आपको कल बताया था कि जो डाइसेट्स में होते हैं 5 पार्ट्स आते हैं, टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट एंड गाइड पिलर, गाइड बुश, है ना। और सैंक, these are the 5 पार्ट्स। अब सभी बताया था, तो टू होल्ड द होल डाई, पूरे डाई को होल्ड करने के लिए आपका इसका यूज होता है। टू होल्ड द डाई, टॉप हाफ, टू होल्ड द टॉप हाफ बोल सकते हो आप, टू होल्ड द टॉप हाफ, और तुम बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, टू होल्ड द होल डाई। ठीक है, तो इसको क्या होता है कि अब आप जो है जब भी आप यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, आपका ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में? नाउ दिस विल बी रिस्पेक्ट ऑफ द टॉप प्लेट ऑफ द टॉप सरफेस। ठीक है, टॉप प्लेट ऑफ द टॉप सरफेस, इस टॉप सरफेस के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलरिटी होगा इसका सैंक। ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखें कि ये इसीलिए जब ये परपेंडिकुलरिटी खड़ा होगा तो नेचुरल है कि द सरफेस ऑफ द टॉप प्लेट, टॉप सरफेस ऑफ द टॉप प्लेट एंड बॉटम सरफेस ऑफ द टॉप प्लेट, ये दोनों जो है आपको पैरेललिटी होनी चाहिए। इसकी पैरेललिटी क्यों? क्योंकि जो रैम का जो बॉटम पोर्शन है, रैम का जो बॉटम सरफेस है, बॉटम सरफेस ऑफ द रैम, ठीक है, बॉटम सरफेस ऑफ द रैम इज ए फ्लैट। ठीक है, एंड फ्लैट तो है, तो वो फ्लैट और ये फ्लैट, टॉप सरफेस ऑफ द टॉप प्लेट का सरफेस। ठीक है, तो ये दोनों जो है सो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। जब तक ये पैरेलल नहीं होगा, ये जो है सो फिर अगर मान लीजिए पैरेलल नहीं हुआ तो क्या होगा कि पंच और डाई पंच आपके एंगल में आ जाएंगे। जो है एंगल में तो नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि यहाँ पर पिलर है, पिलर गाइड किए हुए हैं। फिर भी या तो किसी में जो है प्रॉब्लम आ जा सकती है, या तो पिलर बेंड हो सकता है या पिलर टूट सकता है अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये पैरेलल इसको रखना पड़ेगा आपको किसके? बॉटम सरफेस के रिस्पेक्ट में ये जो है पैरेलल होना चाहिए। क्योंकि जितने भी प्लेट्स हैं, जैसे आप जानते हैं कि उसमें क्या क्या टॉप प्लेट में जो यूजुअली जो यूज करते हैं वो क्या क्या यूज करते हैं? टॉप प्लेट, ये आपका उसके नीचे क्या होता है? थ्रस्ट प्लेट होता है। बॉटम टॉप प्लेट के नीचे क्या होगा? थ्रस्ट प्लेट होगा, जो यूजुअली यूज किया जाता है प्रेस टूल में। ठीक है, तो उसमें इसके नीचे थ्रस्ट प्लेट होगा, थ्रस्ट प्लेट के नीचे पंच होल्डर प्लेट होगा। तो ये जो तीन जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब कि थ्रस्ट प्लेट का टॉप सरफेस ये जो है इसके इसके बॉटम सरफेस से कनेक्टेड रहेगा, माने पैरेलल मांगता है। आपको पैरेलल रहेगा तभी आपका पंच आप उसमें सही ढंग से टाइट कर सकते हैं। थ्रस्ट प्लेट और उसके नीचे रहता है ये आपका पंच होल्डर प्लेट। ठीक है, तो ये कहता है इसको पैरेलल रखने के लिए, इसीलिए इसको हम इसकी पैरेललिटी को ग्राइंडिंग में मेंटेन करते हैं, ये 01 02 में मेंटेन करते हैं। क्यों? अगर इसकी क्लियरेंस आपको मैं पढ़ाया होगा, आपने कल जो है सो देखा है कि जो है प्रिसीजन टाइप ऑफ टाई सेट्स जो हैं आपके 3 टाइप के हैं, जिसके की क्लियरेंस बहुत के क्लियरेंस 0.0025 से 0.00 तक के हैं। क्लियरेंस पर साइड होता है। तो ये जो क्लियरेंस जो हमने डिसाइड किया है, ये क्लियरेंस किसके ऊपर डिसाइड किया है? ये प्लेट के ऊपर भी डिसाइड किया है। तो ये प्लेट का जो है एक्यूरेसी कितना होना चाहिए? 2 माइक्रोन से कम होना चाहिए इसकी पैरेललिटी। इसकी पैरेललिटी जो है टॉप सरफेस की पैरेललिटी 2 माइक्रोन से भी कम होना चाहिए। समझे? तो जब हाँ सरफेस रफनेस, हाँ सरफेस 2 माइक्रोन से कम होना चाहिए टॉप
टॉप सरफेस ऑफ द टॉप प्लेट एंड बॉटम सरफेस ऑफ द टॉप प्लेट। ये दोनों क्वालिटी जो है सो आपको 2 माइक्रोन्स के अंदर होना चाहिए, तभी तो आप जो है इसमें आप क्लियरेंस डाल सकते हैं। अदरवाइज इसकी एक्यूरेसी आपने रख दी 0.5 या 0.05 रख दी ये पैलिजिंग ऑफ द टॉप प्लेट, आपकी पैलिजिंग ऑफ द टॉप प्लेट है 0.5, तो आपको यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं मिल सकती, या तो आपका जो पिलर है वो टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि इसका रीजन है, ये जो सरफेस है, ये जब 2 माइक्रोन में आप इस सरफेस को आप बनाते हैं तो ये कहाँ से कनेक्टेड होता है? बॉटम सरफेस ऑफ द रैम, ये इससे जुड़ता है, ये इससे कंबाइंड होता है उससे। तो जब कंबाइंड टाइट करेंगे वो, तो क्या होगा आपका, ये जो है जब टाइट करेंगे उसको टॉप सरफेस टॉप प्लेट को जब टाइट करेंगे रैम के साथ, तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ अगर आपने इसकी क्वालिटी को गड़बड़ रखा है तो आपको एंगल में हो जाएगा, पूरा टूल एंगल में हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पूरा टूल हो जाएगा। जब बॉटम टाइट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पिलर टूट जाएगा, हमेशा यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो इसीलिए उस जो मैंने डाई सेट की एक्यूरेसी बताया, उस एक्यूरेसी से जो प्रिसीजन हमने बताया आपको, टाइप्स ऑफ प्रिसीजन, उस प्रिसीजन से इसकी क्वालिटी कम होनी चाहिए। मतलब कि ये अगर वो पर साइड क्लियरेंस 2 माइक्रोन में है तो इसमें होना चाहिए आपको 2 माइक्रोन से कम रहना चाहिए इसकी क्वालिटी, हमेशा याद रखें। ठीक है, द सरफेस ऑफ द सर पैरेललिटी मतलब कि नीचे वाली जो बॉटम प्लेट है नहीं उससे अपर नहीं प्लेट पैरेलल नहीं नहीं, पहले तो मैं टॉप सरफेस की बात कर रहा हूँ, टॉप सरफेस टॉप प्लेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टॉप सरफेस ऑफ द टॉप प्लेट एंड बॉटम सरफेस ऑफ द टॉप प्लेट। ठीक है, क्लियर है? जी, टॉप प्लेट का ही बात कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ टॉप प्लेट की बात कर रहा हूँ कि मतलब दोनों एक मिनट सर, ये वाली सरफेस और हाँ ये वाली सरफेस, हाँ ये वाली। हाँ, ये जो है आपकी इसकी क्वालिटी जो है आपको कितने में रहनी चाहिए, ये आपको 2 माइक्रोन से कम होनी चाहिए। ठीक है, 2 माइक्रोन से कम हो तो बेटर होगा, क्योंकि जो हम यूज कर रहे हैं वो हाईली प्रिसीजन का यूज कर रहे हैं। जो डाइसेट हम यूज कर रहे हैं, जो डाइसेट हम बना रहे हैं, वो हाईली प्रिसीजन डाइसेट बना रहे हैं। तो इसका कृपया करके ध्यान रखेंगे कि उसकी जो क्लियरेंस है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी पैरेललिज्म सेट होनी चाहिए। इवन जो टॉप से जितने भी बॉटम तक जितने भी रहेंगे प्लेट, सभी की एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, 2 माइक्रोन्स के अप्रॉक्स। ठीक है, 2 माइक्रोन्स के अप्रॉक्स सभी की पैरेललिज्म होनी चाहिए, चाहे वो टॉप प्लेट हो, चाहे वो स्ट्रिपर बोलते हैं ये थ्रस्ट प्लेट हो, या आपका पंच होल्डर हो, या डाई प्लेट हो, या डाई बैक प्लेट हो, या आपका बॉटम प्लेट हो। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स ना, पार्ट्स तो आपको पता है कि दीज आर द पार्ट्स, मेन स्टैंडर्ड पार्ट क्या क्या है। यूजुअली जो यूज होता है, यूजुअली जो हम लोग यूज करते हैं वो आपको क्या क्या यूज करते हैं, सैंक, टॉप प्लेट और थ्रस्ट प्लेट, उसको कहते हैं। थ्रस्ट प्लेट का भी सेकंड नाम है पंच बैक प्लेट। ठीक है, थ्रस्ट प्लेट का नाम पंच बैक प्लेट भी है। ठीक है, और पंच होल्डर प्लेट, और फिर करते हैं फिर स्टीपर, फिर गाइडवेज, और फिर डाई, और फिर उसके बाद डाई बैक प्लेट, उसके बाद आपको ये आता है। ठीक है, अब हम इसको इसके बारे में हम जानेंगे कि यहाँ ये जो है ये सरफेस जो है किससे कनेक्ट होता है, समझे? अभी मैं डाइसेट में ही हूँ। ठीक है, तो ये सरफेस किससे कनेक्ट होता है, बॉटम सरफेस ऑफ द रैम। जो मशीन जो है, मशीन के रैम के बॉटम सरफेस से ये कनेक्ट होगा। ठीक है, तो हमेशा ये चीज और सबसे पहला काम मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहले आप सैंक को क्लेम करें, सैंक को क्लेम करें। अगर सैंक को क्लेम नहीं किया तो
गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए सैंक को क्लाइम करेंगे। सैंक क्या करेगा, इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द डाई सेक्शन, ठीक है, और टूल, इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द होल टूल। जितने भी टूल है, टूल में जितने पार्ट्स हैं, वो सभी के सभी जो प्रेस टूल में एक पार्ट, प्रेस टूल में जितने पार्ट्स लगते हैं वो सभी का वो सेंटर देगा आपको, जो है वो सेंटर पॉइंट देगा कि कहाँ पे हराना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये मैंने पैरेललिज्म के बारे में इसलिए समझाया कि लोग बाग जो है, लोग आजकल जो है गलत भी कर देते हैं। इसकी एक रुचि रखते हैं 50 माइक्रोन, और इसको जो है सोचते हैं टॉप प्लेट है यार, किसी तरह होना चाहिए, ठीक है। थिकनेस इज नॉट, थिकनेस इज मीनिंगफुल, मतलब जैसे 30 mm आया थिकनेस, ये आप 30.5 भी रख सकते हैं, बट पैरेललिज्म जो है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 0.5 या 0.2 0.3 अगर वेरिएशन में है थिकनेस तो चलेगा, ठीक है, उसका मीनिंगलेस रखता है, वो कोई मीनिंग नहीं है उसका, ठीक है। तो आप कभी भी मान लीजिए किसी से थिकनेस हो सकता है कि ऑपरेटर से घट जाए कि सर 0.3 घट गया सर, ठीक है, ओके, आप डिसीजन ले सको, आप जो है वर्कशॉप में सेल्फ डिसीजन ले सको कि कहाँ पे थिकनेस माइनस या प्लस होने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आपको क्लियर फंडा रहना चाहिए कि हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम विच कम्स आफ्टर ऑपरेशन, ठीक है। तो ये चीजें आपको टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, ये है आपको डाई रही, और पंच। तो दो पार्ट ऐसे हैं, पंच और डाई, दो पार्ट ऐसे हैं जिसके की डेफिनेशन भी याद रखना पड़ेगा आपको, पंच और डाई के डेफिनेशन भी याद रखना पड़ेगा। बाकी जो पार्ट्स हैं इसमें जो वेरिएशन आता है थिकनेस में 0.2 0.3 या 0.5 तक का वेरिएशन आता है थिकनेस में, तो मीनिंगफुल, वो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई परेशानी को नहीं, ठीक है। So, I request you that to watch the all assembly of part, हाँ हाँ, मतलब देखो सारी पार्टों के assembly एक बार दिखा अभी दिखाता हूँ, ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपका ये हटा दूं, वो क्या सर, शेंक और वो मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे, शेंक और वेंक बाकी सब चीजें। ये देखो ये क्या है, ये क्या है जी, ये क्या है, सैंक, शेंक है है, ना, अच्छा। सैंक, है ना। तो ये सैंक है, ठीक है। तो ये सैंक क्या होगा कि देखो ये टॉप प्लेट है ना, ये जी टॉप प्लेट है, टॉप प्लेट के ऊपर क्या है, ये राइट एंगल रहेगा हमेशा, इससे ये राइट एंगल रहेगा ही, ठीक है। तो ये राइट एंगल रहना भी जरूरी है, और राइट एंगल आपको जब जितने प्रिसाइज का आप बनाओगे डाई सेट, उतने प्रिसाइज के अंदर राइट एंगल रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर। ओके सर। अब जब तक आपका जो है टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस ऑफ द टॉप प्लेट जो है पैरेललिज्म ओके नहीं होगा, तब तक ये राइट एंगल खड़ा नहीं हो सकता। राइट एंगल पे आप इसको जो है क्लैंप नहीं कर सकते, ठीक है जी। अगर मान लिए किसी ने थ्रेड टेढ़ा कर दिया, ये कर दिया, तो आपको जो है उसको सीधा करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टॉप प्लेट रिजेक्ट कर जाएगा, टॉप प्लेट रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, उसको लगा करके, उस टैप लगा करके उसको जिधर आपका बेंड मांगता है कि इधर इधर जो है तो आप उस तरफ फोर्स डालें, उसके उल्टे साइड में फोर्स डालें, तो आपका जो है जो थ्रेड है वो, चूंकि ये एमएस पीस, इसको एमएस रखा जाता है, एमएस या कास्ट आयरन, टॉप प्लेट को हम लोग एमएस या कास्ट आयरन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं मटेरियल, एमएस या कास्ट आयरन, ठीक है, एमएस हो या कास्ट आयरन, ठीक है। एमएस और कास्ट आयरन हम जो है एमएस यूज इसलिए करते हैं ताकि थ्रेड को जो है बैलेंस में कर सके, ठीक है, पहला चीज जो हम सैंक का यूज कर रहे हैं। तो दूसरी चीज, फोर्स जो है एमएस पे, एमएस जो माइल्ड स्टील जो मटेरियल है उस पे फोर्स, और आपका जो है आपका फोर्स की स्टेबिलिटी रहे, जो आप फोर्स लगा रहे हैं पंच से उसकी स्टेबिलिटी रहे, इसीलिए हम लोग एमएस का यूज करते हैं या तो कास्ट आयरन का यूज करते हैं। कास्ट आयरन में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और
जो जब हम कास्ट आयरन जब यूज करते हैं तो उसका थिकनेस कम भी रख सकते हैं, लेकिन जब हम आपको एमएस के यूज करते हैं तो उसका थिकनेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको मैं बताऊंगा इसमें, आपका नेक्स्ट जो फार्मूला है सबका क्लियर, तभी आप क्लियर जाने कि ये सैंक है। और सैंक क्या रहता है, सैंक के यहाँ पर जो है आपको ये थ्रेड रहेगा इसमें, और ये लगा रहेगा इसके अंदर। और ये सैंक जो है आप देखेंगे दो टाइप का सैंक यूज होता है, एक स्ट्रेट सैंक होते हैं, ये जो स्ट्रेट पोर्शन रहता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट पोर्शन रहता है ये, ठीक है। और इसमें जो है क्या है, एंगल है दिया हुआ है। क्यों एंगल है, क्योंकि हम क्या करते हैं साइड से एक स्क्रू लगाते हैं, कहाँ, रैम में, रैम में एक स्क्रू रहता है जो यहाँ पर क्लैंप कर देता है इस जगह। तो क्या होगा कि आपका जो ऊपर नीचे जो प्रॉब्लम आएगी, मान लिए कि आपने फोर्स डाला, फोर्स डालने के बाद मान लिए 50 या 100 पीस काट लिया और लूज हो गया, वो यहाँ पर स्क्रू लगा देने से क्या होगा कि आपका ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है, ये उसके अंदर स्लिप नहीं करेगा रैम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से एक स्क्रू पास करते हैं रैम से, तो ये आपका पूरी तरह से क्लैंप है। ये है, ये आपका जो है सैंक है, स्ट्रेट सैंक नहीं है, टेपर सैंक है, ठीक है। दूसरा होता है आपको ये स्ट्रेट सैंक में पहला बता दिया, उसमें कुछ खामी पाई जाती है जब आपको पेपर काटना हो या हल्का फुल्का चीज काटना हो या आप कह सकते हैं कपड़े काटना हो, तो आप स्ट्रेट सैंक का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब शीट पतली हो या टीन काटना हो, पतली टीन काटना हो, तो आप स्ट्रेट सैंक का यूज कर सकते हैं। जहां पे फोर्स अधिक पड़ रहा है वहां पे आप रेगुलर दें, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि ये हो सकता है कि अगर आपने इसमें देखिए, इसमें पिलर तो आपने दिया नहीं है, क्या कहीं पिलर, इसमें पिलर तो है नहीं कहीं। अगर पिलर आप नहीं देते उस केस में क्या होगा कि ये जो है पीस मूव कर सकता है, मूव मतलब कि घूम सकता है, क्योंकि पंच राउंड भी है, ये राउंड में है पंच, पंच राउंड है। और ये आपको घूम इसलिए सकता है कि मान लिए आपने फोर्स लगाया और थ्रेड लूज हो गया, आपने 100 कंपोनेंट काट लिए या 500 कंपोनेंट काट लिए, आफ्टर 5 और 10,000 कंपोनेंट इट मे बी लूज, समझे, ये लूज हो सकता है। इसीलिए हम लोग फ्लैंजिंग टाइप सैंक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्लैंजिंग टाइप सैंक। इसमें क्या होता है कि फ्लैंजिंग टाइप सैंक में क्या होगा कि हम लोग इधर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फ्लैंज लगा देते हैं, ठीक है। ये सॉलिड होता है, ये सैंक के साथ लगा रहता है। तो जब फ्लैंज लगा देते हैं तो फ्लैंज को भी क्लैंप करेंगे, जब फ्लैंज को क्लैंप करेंगे, ये भी क्लैंप हो गया, फ्लैंज भी क्लैंप हो गया, तो ये घूमने के चांसेस इसके नहीं रहते, ठीक है, ये डाई कहीं घूम नहीं सकती, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर। ओके सर। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, फ्लैंजिंग टाइप सैंक, ये जो है थर्ड सैंक है, थर्ड टाइप ऑफ सैंक है। ये आपका यूज होगा, एंगल भी रहेगा, लेकिन फ्लैंजिंग टाइप सैंक रहेगा। तो फ्लैंजिंग टाइप में बेनिफिट ये है कि ये कभी लूज नहीं होता, ठीक है। तो हमारा जो है, आप अगर चाहते हैं 4 लाख कंपोनेंट या 5 लाख कंपोनेंट, आप इजिली इससे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट जब बढ़ा देते हैं तो सारी चीजें डिजाइन आपकी चेंज हो जाएगी, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, डिजाइन आपका चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको लिया आपको, या आपने बोला सैंक कहाँ रखते हैं, तो ये हुआ सैंक पोजीशन, सैंक पोजीशन ये तो सेंटर में रखा गया, ठीक है। अब आता है कुछ ऐसे मोड हम दिखाएंगे अभी आपको, ये देखिए, ये आपका क्या है, एक प्रेस मैं दिखा देता हूँ आपको, ये प्रेस, ठीक है, ये प्रेस क्या है, ओबीआई प्रेस, ओबीआई प्रेस, ओबीआई मतलब ओपन बैक इंक्लाइन प्रेस, ठीक है, ओपन बैक इंक्लाइन प्रेस, ओपन बैक इंक्लाइन प्रेस। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रेस में प्रेस। अब आता है कि प्रेस मशीन आपका कितने टाइप के होते हैं,
मुख्यतः वो प्रेस मशीन जो होते हैं वो 3 और 4 टाइप के होते हैं। पहला मैकेनिकल टाइप, सीधा याद रखिए, मैकेनिकल टाइप। दूसरा आपका हाइड्रोलिक टाइप, तीसरा न्यूमेटिक टाइप, और चौथा आपका आएगा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप। ठीक है, पांचवा आ सकता है इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक टाइप। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये 5 टाइप आता है, लेकिन जनरली जो है 3 टाइप का होता है। और हैंड प्रेस भी होते हैं, ऐसा नहीं, हैंड प्रेस भी होते हैं। तो हैंड प्रेस तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो हम उसमें ज्यादा डीप नहीं जाना चाहते। अब रैम किसको कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रैम। ये जो है आपको दिखा जो रहा हूं मैं, ये रैम है। अब ओपन बैक इंक्लाइन प्रेस में क्या बेनिफिट्स है, एक्सेस क्या बेनिफिट्स है? ठीक है, एक्सेस क्या बेनिफिट है कि आप जो है ओपन बैक दिखा रहे हैं। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये टोटल जो ये है आपका, ये टोटल जो मूवमेंट है देख रहे हैं आप, ये इंक्लाइंड होता है। ये 20 डिग्री बैक चला जाता है, 15 डिग्री, जितना डिग्री बैक जाता है वो फिर सीधा भी हो जाएगा, समझे? इसीलिए इंक्लाइन प्रेस आपको दिखाया। इंक्लाइन प्रेस में क्या रहता है कि कंपोनेंट को गिराने के लिए किसी न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक उस एंगल पे गिर जाता है नीचे। आप आगे से फिट करते जाइए, कंपोनेंट आपका नीचे गिरता जाएगा। तो इसीलिए इसको दिखाया जाता है कि ये आप स्पेशल टाइप ऑफ प्रेस मशीन है। ये जिसको कहते हैं ओबीआई प्रेस, ओपन ओबीआई प्रेस। ये यहाँ पर जो लिखा है ओपन गैप, ठीक है, ओपन बैक इंक्लाइन प्रेस। ठीक है, ओपन गैप जो है वो बैक होता है, ओबीआई प्रेस। ठीक है, ओजीआई प्रेस नहीं, ओबीआई प्रेस। ठीक है, गैप तो सभी में रहते हैं। बनाते हैं इससे, क्या कंपोनेंट बनाते हैं इससे? ये कंपोनेंट नहीं बनता है, ये क्या है? प्रेस मशीन, प्रेस मशीन। ठीक है, प्रेस मशीन है जिसको कि आप जो है डाई को इसके अंदर रखते हैं, प्रेस टूल को इन दोनों के बीच में रखते हैं, इन दोनों के बीच में रखते हैं। ये रैम हो गया, तो क्या उसका बेड। ठीक है, तो ये या तो ये बेड हो जाए। यहाँ क्या शो करता है देखते हैं, 7 में क्या करता है, बॉटम ब्लस्टर। देखो, बॉटम ब्लस्टर ऑफ द मशीन। ठीक है, बॉटम ब्लस्टर ऑफ द मशीन। ठीक है, और 6 नंबर क्या है, टॉप ब्लस्टर ऑफ द रैम। टॉप ब्लस्टर रैम को कहते हैं, और बॉटम में क्या रहता है, बेड को कहते हैं। जो बॉटम में बेड को एक्स्ट्रा भी लगते हैं, बेड बेड पे बेड भी लगते हैं, उसको कहते हैं बॉटम ब्लस्टर। ठीक है, बॉटम ब्लस्टर। तो ये जो है आपको एक्स्ट्रा बेड भी लगते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ये। और उसको जो नीचे का जो पोर्शन है इसको कहते हैं हम लोग बेड। बेड के ऊपर एक और लगा दिया, मान लिया आपकी हाइट में कमी आ गई, हाइट नहीं हुआ, तो आप जो है यहाँ पे आप बेड लगा सकते हैं। इसके इसके एक्स्ट्रा बेड रहते हैं, यू कैन यूज दैट वन। तो आपको क्या कंपोनेंट काट रहा है ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये मशीन जो है आपकी, ये है क्या चीज, मैकेनिकल प्रेस मशीन। ठीक है, ये फ्लाईव्हील है। ठीक है, ये फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील किसके द्वारा ड्राइव होता है? ये फ्लाईव्हील जो है आपके मोटर के द्वारा ड्राइव होगा। और फ्लाईव्हील जब ड्राइव होगा तो इधर बुल गियर रहता है, जस्ट उसके उल्टे साइड में एक बुल गियर रहता है, इतना बड़ा। ठीक है, यहाँ नहीं दिखाया है, लेकिन एक बुल गियर रहता है, फिर एक स्मॉल गियर रहता है। फिर मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करता हूँ, स्पीड को कम ज्यादा या कब मुझे लेनी है वो करता हूँ। यहाँ पर ब्रेक लगा रहता है। ठीक है, तो ये है टोटल ये आपका प्रेस मशीन। ये प्रेस मशीन में आप जानिए कि ओबीआई एक प्रेस मशीन आपसे पूछ देगा, ओबीआई प्रेस मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओपन बैक इंक्लाइन प्रेस मशीन। ठीक है, ओपन बैक इंक्लाइन प्रेस मशीन, ये मत बताइएगा। ठीक है जी। अब आता है दूसरा कि अभी तो मैंने ये प्रेस मशीन के बारे में इसलिए मैं बताया आपको, थोड़ी सी जानकारी हो जाए तो आगे चलेंगे हम, तो अच्छा रहेगा। अब आपको जो कल मैं बता रहा था, ये देखिए, ये हमने खुद बनाया अपने से। ठीक है, ये देखिए बना हुआ है, ये है क्या चीज, स्ट्रिप लेआउट।
जो आपको बताया गया है, स्ट्रिप लेआउट। सर ये स्ट्रिप लेआउट में यहाँ क्या हो रहा है, पियर्सिंग। देखिए ये क्या है, डाया 20 का पियर्सिंग, ठीक है, डाया 20 का है, ये डाया 50 का है। तो स्ट्रिप लेआउट इसी को कहते हैं, ये जो है टोटल स्ट्रिप लेआउट, ठीक है, ये स्ट्रिप लेआउट। स्ट्रिप को, स्ट्रिप मतलब क्या, स्टॉक मटेरियल, जो स्टॉक मटेरियल है उसमें हम स्ट्रिप लेआउट बनाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि आपके पास तो एडवांस ये है, सॉफ्टवेयर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉफ्टवेयर एडवांस है तो आप इजीली आप उसको कंप्यूटर पे आप बना सकते हो इजी वे में। लेकिन मैंने बच्चों से, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे बनवाया है ये चीज, जिसमें कि ये डिसाइड है कि फर्स्ट स्टेशन में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेशन में क्या हो रहा है, ठीक है। ये है फर्स्ट स्टेशन, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेशन है, ये सेकेंड स्टेशन, ठीक है, ये सेकेंड स्टेशन है। फर्स्ट स्टेशन आपका क्या हो गया, पियर्सिंग, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रिप लेआउट, ठीक है। अब उसके एडवांस भी हम आपको दिखाएंगे कि इसके एडवांस क्या है। अभी तो मैंने सिर्फ बताया है कि आपको पियर्सिंग और ब्लैंकिंग बताया है। यहाँ पे आपका क्या है कि आपका ये क्या होगा, क्रॉपिंग पंच होगा यूज, इतना बड़ा ये क्रॉपिंग पंच यूज होगा। जो क्रॉपिंग क्या करता है, ये साइड कटिंग करता है। साइड कटिंग किस लिए करता है कि जैसे मान लिए कि आप सीट को काटते हो, सीट का विड्थ काटते हो ना जी, ये सीट काटते हो, सीट काटते हो उस समय काटते समय 0.5 0.6 प्लस हो जाता है, देखते हो 0.5 1 mm प्लस हो जाता है सीट काटते समय। जब आप सीट काटते समय 0.5 0.6 अगर प्लस हो जाए तो ये क्या होता है, गाइडवेज के अंदर नहीं जाता, ठीक है, गाइडवेज के अंदर जाने में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो पहले ही जो है हम लगा देते हैं इसको, ठीक है, तो पहले स्टेशन में ही लगा देते हैं। जब पहले स्टेशन में लगा देंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ये जो है इसके साथ कटेगा और एक शेप बन के जाएगा गाइडवेज में, ठीक है, दोनों साइड गाइडवेज रहते हैं। चलिए इस ये क्लियर है कि नहीं, स्ट्रिप लेआउट। उसके बाद दूसरे स्ट्रिप लेआउट में चलता है। स्ट्रिप लेआउट क्लियर है, पियर्सिंग हुआ है, उसके बाद ब्लिंकिंग हुआ है ना पूरा सब। बस 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 इतना, पियर्सिंग ब्लैंकिंग याद रहेगा, ओके है ना, पियर्सिंग और ब्लैंकिंग। लेकिन इसमें ये स्ट्रिप लेआउट। अब जो है, जो मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव में ये नीचे क्या लिखा है सर, P = 50 + 2 डायमीटर है क्या? पिच है, पिच, पिच ये अच्छा हो गया मार्जिन, 50 हो गया डायमीटर एंड 2 2 mm मार्जिन। मार्जिन, है ना, ओके ओके ये ब्रिज, इसको ब्रिज बोलते हैं, ठीक ओके। है, ये मार्जिन, ठीक है, साइड में मार्जिन होता है, ये ब्रिज। अब जो है आपको ये देखिए, तो ये जो दोनों साइड मार्जिन है वो देखो मैंने क्या रखा है, ये 52 दिया है, दोनों साइड मार्जिन कितना रखा है, 52 mm, है ना, मतलब 1-1 mm का दोनों साइड मार्जिन है, ठीक है, 1-1 mm का दोनों साइड मार्जिन है। ये जो है ये है 2 mm यहाँ से डिस्टेंस, तो इसीलिए ये पिच, ये P = वो कहा गया 50.2, 50 + 2 52, बट ये जो है ये भी 52 रहेगा। अगर ये 52 है यहाँ से यहाँ पिच, तो आपका जो क्रॉपिंग पंच रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो पंच कटिंग करेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉपिंग पंच, क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पंच। तो क्रॉपिंग पंच जो रहेगा आपको साइड पंच भी बोल तो सकते हैं, शीट की क्रॉपिंग जो पंच भी विड्थ बोल, इसको कम कर और देंगे। पीच पंच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीच पंच भी बोलते हैं, क्या चीज बोले, ये शीट की विड्थ जो है वो क्रॉपिंग पंच के द्वारा कम कर दी जाएगी सर, ऐसा? ना सीट की जो विड्थ है कम नहीं कर दी जाएगी, आप जो कटिंग कर रहे हो दैट इज नॉट स्मूथ, ठीक है, वो आपका जी परफेक्ट नहीं कट होगा। आप कटिंग मशीन में करते हो ना, जब जी। कटिंग करते हो मान लिया आपको 50 करना है तो 50.5 हो गया, तब क्या करोगे, तब वो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, नहीं फिर डाई रिजेक्ट, के अंदर जा नहीं पाएगा वो। जा नहीं पाएगा। तो जब जा नहीं पाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम डाई के अंदर ही काटें, है ना, तो डाई के अंदर काटेंगे
ये जैसे जैसे कटता जाएगा वैसे वैसे आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसीलिए दिखाया हूं मैं कि ये है आपका, ये क्रॉपिंग पंच बोल सकते हो, साइड पंच भी बोल सकते हो और पीच पंच भी बोल सकते हो। इसके 3 नाम है, पीच पंच, साइड पंच और क्रॉपिंग पंच। ठीक है, ये तीनों चीज आप उसको बोल सकते हो। ठीक है जी, ये तीनों चीज तीनों नाम से आप बोल सकते हो कि क्रॉपिंग भी है, साइड भी है, ये सब जो है सो ये तीनों नाम इससे आप बोल सकते हो। अब आता है ये देखो आगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो दूसरा मैं दिखा रहा हूँ, देखिए अब ये देखिए, ठीक है, इसमें देखिए ये क्या है, ये क्या है आपका, ये क्रॉपिंग पंच क्रॉपिंग। या साइड पंच जिसको कहते हैं। ठीक है, साइड पंच भी बोल सकते हैं, तो क्रॉपिंग सर पंच ये भी बोल जैसे सकते मतलब जब अपना मेन कंपोनेंट कटेगा, ये हैं। वाला, हाँ ये मेन कंपोनेंट जब कटेगा इसी के पैरेलल ये भी चलेगा, ये वाला, हाँ है ना हाँ सर? हाँ, दोनों साथ में चलेंगे। दोनों साथ, ये भी कटिंग होगा, यहाँ भी कटिंग होगा, यहाँ भी डाई कैविटी कटिंग। ठीक है, ठीक। तो ये चीज जानना जरूरी है आपको। इसको कहते हैं स्ट्रिप लेआउट, इसको भी स्ट्रिप लेआउट के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि इसमें शो किया गया है कि फर्स्ट ऑपरेशन क्या हो रहा है आपका, फर्स्ट ऑपरेशन हो रहा है पियर्सिंग। ये देखिए कट करके ये फिट किधर है, फिट डायरेक्शन जब आपको स्ट्रिप लेआउट बनाने के लिए, तो आप उसकी डायरेक्शन जरूर दें, डायरेक्शन देंगे तभी वो स्ट्रिप लेआउट परफेक्शन में आएगा कि हाँ ये है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखिए आप, यहाँ लिफ्ट टाइप का कटा है ना जी, यहाँ भी लिफ्ट टाइप, ये कट गया है, ये कट करके बाहर आ गया, ये कट गया, ये कंपोनेंट 3, चौथे कंपोनेंट कट रहे हैं, और ये जो है सिर्फ ये यहाँ पर पियर्सिंग हो रहा है, और यहाँ पे आपका ये देखो आपको यहाँ आपको पियर्सिंग है, ये चीज आ गया यहाँ, और ये पूरी ब्लैंक कट गई। ठीक है, अब रही बात ये स्ट्रिप पर, ये देखिए आपकी जो सीट विड्थ है वो इतनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक सीट विड्थ है ना जी। अभी क्या करेंगे हम इसको, ये साइड पंच से हम इसको काटेंगे। जब कटिंग होगा तो क्या हो जाएगा, एक एक जो है पैलिज्म में आएगा, एक सीधा में आएगा स्ट्रेट में, ये सीधा कटते भी चला जाएगा आपका स्ट्रेट में आ जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी सेम साइज का विड्थ का ये भी रहे, लेकिन जितने भी रहेंगे आपके इसमें कटने चाहिए। ठीक है, आप देखिए अब विड्थ कितना है, मान लिए विड्थ हमें 60 mm चाहिए, 60 mm चाहिए, वो बन गया 62 mm। तो ये क्या है, 62 mm तो बना, तो आगे तो हम फिट कर नहीं सकते, सीट को आगे तो हम फिट नहीं कर सकते 62 mm, क्योंकि ये जो बना हुआ है हमारा 60 mm ही का बना हुआ है। ये जो गाइड बेस बना हुआ है, जो बीच का जो ये बना हुआ है, ये आपका 60 mm का ही बना हुआ है। ये जो 2 mm जो एक्स्ट्रा आ रही है वो कहाँ जाएगा, तो इसीलिए उसको यूनिफॉर्म करने के लिए 60 mm को परफेक्शन में लाने के लिए ये हम साइड पंच का यूज करते हैं या पिच पंच का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे। इसमें आपको ये भी है एक स्ट्रिप लेआउट, आप बोल सकते हो इसको स्ट्रिप लेआउट, इससे क्रिटिकल क्रिटिकल आपको स्ट्रिप लेआउट आएगा। तो हमेशा जो है एक स्ट्रिप लेआउट आप खुद बनाए, जब हम आपको कंपोनेंट देंगे, एक आपको मंडे को एक कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट मिल जाएगा वाशर का, आप खुद पहले स्ट्रिप लेआउट बनाएंगे उसके बाद सब कुछ। तो ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, आपका इसमें आपको इजीली शो हो गया कि कहाँ पे आपका ये देखो एडवांस लिखा हुआ है। एडवांस क्या, एडवांस मतलब कि इतना जो है सो आगे बढ़ जाएगा, जितना पिच रहेगा। देखिए यहाँ से पिच कितना है आपका, जितना भी पिच है उतना एडवांस होगा, इसीलिए यहाँ लिख दिया एडवांस। ठीक है, ये स्टॉपर का भी काम करता है। अब मान ली यहाँ पर कटिंग हो गया,
अब ये आगे फीड किए तो ये कहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे आके स्टॉप, ठीक है, इस जगह पे स्टॉप, ये यहां से आकर के फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो स्टॉप होगा आपका, ये जो स्टॉप, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप हो गया, फिर वो साइड पंच और आपको पियर्सिंग होगा, ब्लैंकिंग होती जाएगा धीरे धीरे। तो ये ब्लैंकिंग और पियर्सिंग दोनों ये इस स्टेशन पे हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, ठीक है, यहाँ दो सर स्टेशन। ये कौन सी डाई के अंतर्गत आएगा? एक ही स्टेशन पे कटिंग हो रही है? एक ही स्टेशन पे नहीं हो रही है, अलग अलग दो स्टेशन। सर मतलब जैसे एक मूवमेंट हो रहा है तो इसमें पंच भी कट रहा है और पियर्सिंग भी कट रहा है, मतलब दोनों ऑपरेशन एक साथ हो रहे हैं सर? नहीं, आप देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक फिट करेंगे, देखिए सीट को आप फिट यहीं तक करेंगे, हाँ ठीक है, जब ये सीट को फिट करेंगे तो ये हाफ ही काटेगा ना, हाँ, तो स्क्रैप चला गया ना, ठीक है स्क्रैप चला गया आपका, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप क्या करेंगे, मैं सर इसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे, मान लिया हमको ये कंपोनेंट को बचाना है, तो हाउ यू कैन सेव दिस कंपोनेंट, यहाँ तक फीड कर दूंगा, फर्स्ट क्या, यहाँ तक फीड करूंगा सर मैं, ये एरो लगाया है मैंने यहाँ तक। नहीं नहीं नहीं, वैसा मत कर, ठीक है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो साइड में जो लगता है वो एक स्प्रिंग लोडेड फीडर लगता है, स्प्रिंग लोडेड लगता है फीडर, उसको भी शायद मैंने दिया है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये देख लिया आपने। अब आइए इस पर, ये देखिए ये क्या है, स्प्रिंग है ना, फिंगर स्टॉपर। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, जो फर्स्ट जो सीट की जो पहला एज है वो कहाँ उसको रुकना है, उस स्थान पे इसको रोकते हैं, इससे जब इसको हम प्रेस करेंगे तो आगे हो जाएगा। और स्ट्रिप की जो एज पोजीशन है, ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक पिन लगा हुआ है, ठीक है, एक पिन लगा हुआ है, ये पिन क्या करेगा, एक स्क्वायर पिन, या आगे स्क्वायर रहता है पीछे राउंड रहता है, ठीक है, और ये देखिए यहाँ एक स्प्रिंग है, इसको जब हम पुश करते हैं तो पुश करके क्या होगा, आगे जो है सो ये जाता है, और ये जाने के बाद आपका क्या करेगा, ये जाने के बाद यहीं पर रोक देगा, कहाँ रोकेगा, यहाँ पे, ठीक है, इन बिटवीन, जहां पे यहाँ से आपका जो ये जो डिस्टेंस है, ये जो देख रहे हैं ब्रिज का जो डिस्टेंस है, ये ब्रिज के पहले रोक देगा इसको, ठीक है, जब पहले रोक देगा तो यहाँ पर राउंड हो गया, ठीक है। अब आप जो हाथ से जो स्प्रिंग को दबाए हैं उसको आप छोड़ दीजिए, उसके बाद भी ये स्टेशन यहाँ आ जाता है, ये सीट जो है, जो फर्स्ट सीट है यहाँ आ जाता है, उसके बाद चलता रहेगा, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर तो आपको इसके अनुसार से चलता रहेगा, ठीक है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। एक साइड स्टॉपर लगता है, साइड स्टॉपर लगाने से आपको जो है फिर चलता रहेगा, ठीक है, क्लियर है, हेलो, यहाँ पर हम अगर कुछ क्या बोलते हैं, साइड स्टॉपर लगाते हैं, साइड स्प्रिंग लोडेड ये स्टॉपर लगाते मतलब हैं, सर मुझे कंफ्यूजन यही है कि जब भी चलेंगे दोनों पंच चलेंगे ना, मतलब जब भी ऑपरेशन होगा हाँ दोनों पंच, दोनों पंच साथ ब्लैंकिंग में भी होगा, चलेंगे, पियर्सिंग भी होगा, बैंकिंग भी होगा। हाँ पियर्सिंग भी, वही सर, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि स्टेशन तो एक ही, डाई तो एक ही हो गई ना सर ये? ढाई एक ही हो गई, लेकिन स्टेशन क्या हो गया, ये देखो, एक स्टेशन ये हो गया, अच्छा अच्छा हो गया ना, एक स्टेशन ये हो गया, अच्छा, मतलब वो पिच अलग अलग हो गए तो स्टेशन भी अलग अलग हो गए। हाँ, आप देखिए मैंने क्या बोला आपको, कि यहाँ से ब्रिज छोड़ करके यहाँ पे स्टॉप करने का सीट, ठीक है, इस जगह पे स्टॉप, उसको स्टॉप कीजिएगा मतलब यहाँ पे ब्रिज ऑलरेडी रेडी हो जाएगा। तो ये जब आप स्टॉप करेंगे तो ब्रिज छोड़ करके आप यहाँ पे स्टॉप करेंगे, तभी थोड़ा ब्रिज भी छोड़ेगा ना जी, है, जी सर। इसलिए इस जगह पे छोड़ना पड़ेगा मुझे, वो यहाँ इस लाइन पे जो ये लाइन है, इस लाइन पे हमें साइड फिंगर स्टॉपर लाना पड़ेगा, और तब वहां जाकर के जो पहला कंपोनेंट है
वहां जाके रुकेगा और रुकने के बाद पहले पियर्सिंग होगा और फिर जो है सो साइड स्प्रिंग को छोड़ देंगे, फिर हमारा जाकर के ये दूसरा ऑप्शन, समझे। तो इसको सकते हैं आप कि यहाँ से लेकर के नेक्स्ट तक जो है एक स्टेशन, फिर यहाँ से लेकर के नेक्स्ट तक 2 ऑपरेशन, ठीक है, फिर यहाँ से लेकर के नेक्स्ट तक तीसरा ऑपरेशन। ये मतलब ये तो हो गया 2 ही ऑपरेशन का। ये जो है कट के निकल गया, ये जो ब्लैंक है ये पूरा जो है सो आपका और या तो आप अगर इसको यूज करना, ये पूरा स्क्रैप में चला जाएगा। ये यहाँ जो दिखाया है डॉटेड में, ये आपका ब्लैंकिंग का जो ये है एरिया वो दिखाया है। यहाँ पे आपका पियर्सिंग जो है टोटल ये आ जाएगा स्लग में, ठीक है, जो पियर्सिंग गिरेगा यहाँ पे वो स्लग में आ जाएगा, ठीक है। ये पियर्सिंग पंच, स्टॉक स्ट्रिप, स्टॉप पंच, ये स्टॉप कर रहा है पंच को, एडवांस, स्टीपर, स्टीपर प्लेट है, याद रखिए ये जो प्लेट दिया हुआ है स्टीपर प्लेट। लेकिन जब हम ये बनाते हैं क्या बोलते हैं उसको स्ट्रिप लेआउट, तो स्ट्रिप लेआउट में स्टीपर प्लेट को नहीं देते हैं, ठीक है। सिर्फ हम इतना पार्ट बनाएंगे, ये सब रहेंगे, लेकिन ये नहीं रहेगा, ठीक है। ब्लैंकिंग पंच, ये यहाँ ब्लैंकिंग पंच और नीचे डाई रहेगी। अब रहा कि ये आपको ये दिखा रहा था मैं, देखिए कैसे काम करता है। यहाँ पे क्या है, जब हम इसको पुश करते हैं यही चीज यहाँ लगा हुआ है, यही चीज यहाँ लगा हुआ है, देखिए। और ये किस में लगा हुआ है, देखो स्टीपर प्लेट के नीचे जो ये है, स्टीपर प्लेट के नीचे क्या है, गाइडवेज। ये सॉलिड टाइप ऑफ स्टीपर प्लेट है, इसमें गाइडवेज भी कटा हुआ है, ठीक है। गाइडवेज अलग से नहीं, इसमें गाइडवेज भी कटे हुए हैं, देखिए, है ना। लेकिन एक रहता है कि सेपरेट रहता है गाइडवेज, इसमें स्टीपर में ही सॉलिड टाइप ऑफ ये है गाइडवेज कटा हुआ स्टीपर में। तो ये जो है आपको स्प्रिंग टाइप ऑफ ये है आपका, ये स्टॉप कर दिया, आगे प्रेशर देंगे, ये प्रेशर आप अप्लाई द प्रेशर, तो ये क्या होगा, इट विल बी गोज इन द डाई सेक्शन, मतलब ओपनिंग में तरफ चला जाएगा, ये डाई ओपनिंग में चला जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो आपकी जो ये रहेगा और सीट रहेगा वहां रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा ये पोर्शन ये जो है सो आगे जाके यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है ना जी। ये क्या है, ये तो स्क्रू है, ये मत जाइए। ये क्या है आपका एल शेप में, ये जो है यही स्टॉपर है, ये यहाँ जाके स्टॉप कर देगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं, इसके एज में, मतलब कि इसके एज में, मतलब यहाँ पे ये इसके जस्ट ये इस साइड स्टॉप कर देगा सीट को, इस साइड, ठीक है, मतलब इस साइड आपका स्टॉप कर देगा। स्टॉप करने के बाद आप पियर्सिंग ले लें, उससे क्या होता है कि कंपोनेंट का जो हमने आपको बताया परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन यदि मान लिया हमारा एक कंपोनेंट बेकार चला जाता है, और कह सकते हैं हम स्क्रैप में चला जाता है, तो उसको परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन हमारा डाउन हो गया। तो इस परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये फिंगर स्टॉपर देंगे, ठीक है, स्प्रिंग लोडेड स्टॉपर, ठीक है, ये हम लोग देंगे। ये फिंगर से ही ड्राइव होता है। तो ये जो है आपका ये स्क्रू लगा हुआ है, ये सीधा स्प्रिंग है, स्प्रिंग से आप ये देखिए एल शेप में लगा हुआ है, यहाँ से वहां तक एल शेप में फ्लैट है, राउंड में नहीं है, फ्लैट है। जो फ्लैट है वो क्या करेगा, सीट को स्टॉप करना। इसमें पंच कहाँ है, पंच के लिए किधर है सब जगह? पंच कहाँ है, इसमें पंच नहीं है, नहीं, इसमें तो इसमें सिर्फ प्लेट दिख रही है, तो पंच हाँ? के लिए मतलब होल इसमें अच्छा, इसके ऊपर कंपोनेंट चलेगा सर? ये इसमें इसके अंदर कंपोनेंट चलेगा, ये जो होल है ना, देखते हैं स्लॉट, यहाँ पे स्टीपर ये आपको क्या बोलते हैं स्टॉक मटेरियल चलेंगे, जो आपके ये रहेंगे स्ट्रिप, वो इसके अंदर चलेंगे, ठीक है, अंदर पास होंगे, इसके अंदर पास होंगे। वो तो दिखाया गया है, वो तो फिंगर स्टॉपर यहाँ पे दिखाया गया है, बट कभी कभी हम देखेंगे कि इसको हम कैसे स्टॉप करते हैं, ये भी चीज मैं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा रुको।
ये इसमें नहीं, हमने दिया नहीं है आज, कल दे दूंगा इसको, तो इसमें फिट कर देगा आपको कि ये जो है स्टॉपर कैसे काम करेगा। देख लेता हूँ मैं कि दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ। हाँ, नहीं दिया। ठीक है, तो अभी तो इतना ही तक फिट है, बट ये हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि फिर ये सब चीज पूछने का नहीं कि हाँ ये जो है साइड क्यों लगाऊं, किसलिए लगाऊं सर, उसका क्या फंक्शन है, जो भी अभी पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि जब हम डिजाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो फिर पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, टाइम नहीं है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। लिख लीजिए पंच का। पंच किसको कहते हैं? ये पंच इज ए पार्ट ऑफ प्रेस टूल। A punch is a part of press tool which enters into the cavity form, in the dissection. ठीक है, in the dissection is called the punch. ठीक है, सेकंड है डाई। लिख लिया आपने? हेलो, सभी लिखे? लिख लिया? A punch is a part of press tool which enters into the cavity form in the dissection. ठीक है, दूसरा डाई के बारे में। डाई इज ए पार्ट ऑफ प्रेस टूल which an opening or cavity to receive the punch. जस्ट ऊपर का उल्टा, to receive the punch. A die is a part of press tool which an opening or cavity to receive the punch. ठीक है, ये पंच को रिसीव करने के लिए जो डाई सेक्शन हम बनाते हैं बॉटम में प्रेस टूल में, उसको कहते हैं हम लोग डाई। ठीक है, पंच को रिसीव करने ना। अब जो है ये पंच भी उसको कहते हैं जो कि आपको ये कैविटी फॉर्म को, जो है कैविटी फॉर्म में पंच जो है इंटर्स हो पाए, इसीलिए हम लोग इसको जो है कह सकते हैं। हम लोग ये डेफिनेशन हमेशा याद रखेंगे। ये दो डेफिनेशन सर मैंने एक बार सर वो हाँ। रिपीट कर देना सर, वो मैं छूट गया था। डाई और डाई ये में क्या ये डाई रिसीव द इज पंच। ए पार्ट ऑफ जी सर। प्रेस टूल which हाँ an सर। opening or cavity to receive the punch. ओपनिंग द कैविटी टू रिसीव द पंच, ठीक है सर। ठीक और है, इसका तो भी बोल दीजिए सर, पंच का भी बोल दीजिए। पंच, ये पंच इज ए पार्ट ऑफ प्रेस टूल which enters into the cavity form in the dissection. Which enters in the cavity form in the dissection. ठीक है, थैंक यू सर। ये दो चीज मैंने इसलिए मेन बता रहा हूं कि ये चीज जनरली जो है आपको पूछेगा इंटरव्यू में, पंच किसको कहते हैं, डाई किसको कहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप इजीली आंसर दे पाए। ठीक है जी। तो आपने इतना देखा, आप जो है ये, अब हम चलते हैं आपको आपका ये देखिए, यहाँ पे आपने ये तो देखा, ये देखिए यहाँ पर भी ये भी प्रोग्रेसिव में है ना, ये भी प्रोग्रेसिव में है ना। है, एक स्टेशन में क्या हो रहा है, पियर्सिंग हो रहा है, दूसरे स्टेशन में क्या हो रहा है, ब्लैंकिंग हो रहा है ना। एक स्टेशन में दो पियर्सिंग हो रहे हैं, 2 पियर्सिंग हो रहा है, दूसरे स्टेशन में ब्लैंकिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी साइड स्टॉपर लगेगा, साइड स्प्रिंग स्टॉपर लगेगा। ठीक है, तो जहां पर दो स्टेशन है, अगर दो या दो से अधिक स्टेशन है, अब 2 या 2 से अधिक स्टेशन है, तब जाकर के आपको हो सकता है कि दूसरा उपाय करना पड़े। ठीक है, एक स्टेशन के लिए तो कर लिया, एक स्टेशन के लिए तो साइड फिगर, अब ये आप 2-3 स्टॉपर लगाना भी पड़ सकता है,
यदि मान लिया आपको 3 ये रहे तो आप क्या करेंगे, है ना। तो आपको, और एक साइड क्रॉपिंग पंच लगाते हैं तो 3 स्टेशन हो या 6 स्टेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइड, ये दोनों साइड भी लग सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता, एक एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर में रुको, ठीक है। वो थोड़ा सा देख लेना, उसके बाद अच्छा से समझना, ठीक है। कहीं रोकूंगा नहीं, मैंने कुछ बताऊंगा, आप पहले समझना, उसके बाद समझ करके पूछना, ठीक है। एक ओके। मिनट है, देखो ये देखो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ये हो गया आपका, ये क्या है, साइड पंच है ना, ये साइड पंच है, देखिए साइड पंच है। और ये चला, ये आपको पियर्सिंग हुआ, फिर आपको ये क्या है, 3 स्टेज में बताया, 1 स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड 3 स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। इसको क्या करते हैं कि जब हम, ये क्यों क्यों किया, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या था, ये तो 2 स्टेज में बन सकता था, फिर 3 स्टेज क्यों किया, बताइए। 3 स्टेज क्यों की, तो 2 स्टेज में बन सकता था। सर क्रॉपिंग पंच पंच से उसको प्रॉपर वो विड्थ में लेके आए स्टॉक मटेरियल को, स्ट्रिप को, फिर मैंने उसके आप बाद मैंने आपको क्या बोला फिनिशिंग था, हुआ। शुरू में मैंने क्या बोला था आपको, कि सबसे बेसिक क्या है, आपका बेसिक चीज क्या है, पिच। नहीं, सबसे बेसिक चीज हमारा कंपोनेंट, ठीक है। बेसिक हमारा, उसको दिमाग में हमेशा माइंड में एग्जीक्यूट कर लें कि कितनी टॉलरेंस में हमको निकालनी है, ठीक है। अगर इफ टॉलरेंस इज वेरी क्लोज, तब आप उसको इस टाइप में बनाएंगे कि ताकि आपका स्ट्रिप कहीं कुछ ना हो, ठीक है। स्ट्रिप गाइड होके चले। दूसरा, अगर इससे ज्यादा और प्रिसाइज है तो यू कैन गिव द पायलट पंच, ठीक है। वो मैं कल बताऊंगा पायलट पंच के बारे में, ना वो अभी थोड़ा सा देख लें आप, जो है मंडे को बताऊंगा। अब थोड़ा सा ये देख लें, वीडियो एक देख लें अच्छा से, और जहां भी आपको परेशानी है वो मैं एलाबरेट करूंगा मंडे को। जो भी परेशानी है आपको, जस्ट आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आंसर दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करो, हाँ दिखाओ, एक वीडियो देख लो। मैंने भी तुम ही लोग जैसा, मैं तो उससे लिया हूँ, क्या बोलता है, हाँ ये देखो इसका वीडियो, हाँ हाँ हाँ, देखो, चलो चलो। देखो यहाँ देखो, रोज जने जने कुछ मत करो, थोड़ा कम करो अपने आप।
सर समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या हुआ। तो सोमवार को समझाऊंगा, ठीक है, मैं समझा दूंगा। ठीक है, मेरा एक पार्ट करके अलग अलग है। ठीक है, इसको मैं सिर्फ आपको वीडियो देखने बोला। ओके सर। देखो आगे चल के कैसे कैसे होता है।
आपको मैं वहाँ पे टर्निंग में देखा हुआ है, आप वहाँ पे यहाँ पे आपके फैकल्टी है। हाँ हेलो, देखा आप लोगों ने? ठीक है, पंच कैसे खड़ा हुआ। तो उसके बाद फिर अब ये डाई जो है, देखो अभी और पंचेज खड़े होंगे, वो देखो अभी जो है वो पंच अभी खड़े होंगे वो भी। ठीक है, अभी ये जो आपने देख लिया, फिर नेक्स्ट जो है सो मंडे को देखोगे और सब हाफ में हमने दिखाया। ऐसे आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, लेकिन मैं मंडे को क्लियर ये कर दूंगा कि ये है ये स्टेशन, ये है इतना से, इसके पिच इतने हैं। ठीक है जी, ये देखो ये पंचेज खड़े हो गए। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर। हेलो सर गुड हेलो, मॉर्निंग। हेलो, मंडे को मैं इसको एलाबरेट करता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। हेलो ठीक ठीक, सर। हाँ सर बोलो। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, मैं तब से आपका वीडियो देख रहा था 10 बजे से। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जैसे आपने ये बताया, तो ये तो ऑटो कैड के अंदर भी आता है ना, और वो कंप्यूटराइज ही सीखना पड़ेगा, अगर जैसे ये सब अगर हमको डिजाइन भी करना पड़ा तो हम्म। क्या हम लोग तो। फिर तो आपको आपको यूजी जानना जरूरी है, और समझे। क्योंकि सर, आपको मैं सुनिए, यूजी जानना जरूरी है, फिर उसमें मशीनिंग भी करना पड़ेगा ओके। आपको। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसलिए कि सारी चीज आप देख पाओगे पहले। ठीक है, सारी चीज वहाँ ड्राइंग को शॉप में देने से पहले आप उसको अच्छी तरह से देख लो कंप्यूटर में कि ये ओके चल पाएगा कि नहीं पाएगा, तो इसीलिए उसने दिखाया है। ठीक है, सर। तो प्रोग्रामिंग और आपका वो यूजी का क्या फुल फॉर्म होता है? हेलो, यूजी का यूनिग्राफिक्स। हेलो, एक मिनट, कौन सा? यूनिग्राफिक्स, यूनिक ग्लास। यूनिग्राफिक। अच्छा, यूनिक ग्राफिक, ओके सर। तो तो उसमें जो है सो आपको बताया जाए। ठीक है, वो, हाँ, और वो उसी में सीएनसी भी रहता है ना सर? सीएनसी सीएनसी, भी रहेगा, हाँ हाँ। हाँ, सीएनसी इंक्लूड रहता है ना? तो आप उसका अलग से सीख लो, पहले तो वो सीखो। ठीक है, तो बड़े अच्छी तरह से इसका लेआउट बनाने के लिए सीखो। ठीक है, हाँ जी। लेआउट बनाओगे या मोल्ड भी बनाओगे तो आपको यूजी की जरूरत पड़ेगी। अब मान लिया उसी यूजी को आप जो है मॉडल को, जो मॉडल आपने बनाया है, सेम जी, मॉडल को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, आप वर्कशॉप में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, वर्कशॉप। अब हाँ, जो वर्क जहाँ पे काम चलता है, तो वहां पे अगर ट्रांसफर किया, वहां इसका यूटिलाइज कैसे होगा,
मैंने कैम इसका कैसे यूज करें, तो कैड हुआ ठीक है, लेकिन Okay, कैम में कैसे यूज करेंगे वो चीज है, ठीक है, ओके सर, क्लियर। ओके। क्योंकि मंडे को बात करूंगा। बोलिए। हेलो।